वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज मैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी कक्षा 11 की पुस्तक से जो चौथा लेसन है इनका चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण वो लेकर के यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ। तो इससे पहले आपने आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन मेरा वीडियो देखा ही होगा, उसके अभ्यास भी आपने किए होंगे। अब बात आती है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की। देखिए, आंकड़ों का जब संग्रह कर लिया जाता है, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद उनका संगठन यानी ऑर्गेनाइज किया जाता है उन्हें, जिस कैटेगरी के जो है उनको रखा जाता है। अब ये प्रस्तुत करना क्या हुआ है? प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना, देखिए आंकड़े किसी भी तरह रख दिए जाएं या फिर उसको एक लाइन से रखा जाए। जैसे कि मान लीजिए ये आंकड़ा है, दस, 12, 14, 20, 18, 6, ये आंकड़ा है। ठीक है, ये आंकड़े हैं हमारे। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे भाई इनका संगठन हो गया है। ये हैं दो का पहाड़ा, ये हम कह सकते हैं दो का ये पहाड़ा है। फिर भी आपका इसको प्रस्तुत करने के लिए क्या करना होगा? उसे एक लाइन से लगाना होगा, है ना। इस तरीके से उसे लगाना होगा, यानी कि उसको सारणी में बांटना होगा। उसके ऊपर लिखना होगा कि ये क्या है, ये है पहाड़ा या टेबल। ठीक है, तो हम एक सुसज्जित रूप में जब किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कहलाता है वह आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण में हम संगठन से एक कदम आगे चलते हैं और आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने का भी कई ढंग होता है, कई तरीके होते हैं। आप खुद सोचिए, आपको कोई प्रोजेक्ट स्कूल में मिलता है तो आप उसे कई ढंग से बना सकते हैं, उसे सुसज्जित कर सकते हैं ताकि उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आकर्षक हो, लोग खींचे उसकी ओर, टीचर उस पर अंक दें, है ना। इसी तरह से जैसे मैं कुछ भी पढ़ा के कैसे भी चली जाऊँ वो अलग बात है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में जब पढ़ाया जाता है और उत्तर लिखने का जब मैं ढंग बताती हूँ आपको, तो आप एक सिस्टमैटिक वे में जैसा लिखते हैं उत्तर कि पहले हेडिंग होगी, उसके बाद सब हेडिंग होगी, उसके बाद उसके नीचे की चीज़ें लिखी जाएंगी। तो ये क्या हो जाता है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या किसी भी चीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आकर्षक बनता है। ठीक है, तो संग्रह, आंकड़ों के संग्रह यानी इकट्ठा करने के बाद संगठन हम करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके बाद उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण या सारणीकरण करते हैं। ठीक है, इसको सारणीकरण का भी नाम दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रस्तुतिकरण के 3 प्रकार होते हैं। पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण होता है, टेक्सचुअल, ठीक है, और सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, और आरेखी प्रस्तुतिकरण यानी ग्राफिकल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये 3 प्रकार से, मैंने कहा ना कि कई प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी अगर आपको डाटा दिया जाए तो आप उसे या तो ऐसे पढ़ के सुना देंगे वर्णनात्मक रूप में, या फिर उसे टेबल के रूप में देखेंगे, या फिर उसका चित्र बनाएंगे। फ्लो चार्ट जैसे होता है, टेबल होता है, और तो इस तरह से 3 जो प्रकार हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये हैं क्या। पहला है हमारा पाठ विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या होता है? जब आंकड़ों का विवरण, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, और नहीं तो आप कॉपी और पेन लेके भी बैठ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ। जब आंकड़ों का विवरण पाठ में ही व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाए तो यह उद्धरण रूप में या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण कहलाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे कि आप एक इसका जो देखने में ये कैसा लगता है, कुछ नहीं, ये आपके जो बुक में लिखा हुआ है, कोई भी डेटा को लेकर वर्णन किया जाता है, वो लिखित रूप में शब्दों और वाक्यों के रूप में हो, तो उसे जब आप पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। अब उदाहरण मैं आपको एक दे देती हूँ, जैसे कि अगर ये लिखा होगा ही कि भारत बंद आह्वान के समर्थन में 9 सितंबर 2018 को प्रयागराज शहर की सभी दुकानें लगभग बंद रहीं। चौक में 5 दुकानें, सिविल लाइन में 3, कटरा में 6 तथा अन्य स्थानों पर इक्का दुक्का दुकानें ही खुली रहीं। इस प्रकार 40 विद्यालय में 32 बंद पाए गए तथा 8 खुले। तो इस तरह से क्या था, हमारे वर्णन में कहीं 20 था, कहीं 30 था, यानी आंकड़े थे, आंकड़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया, लेकिन टेक्सचुअल फॉर्म
फॉर्म में ही किया गया, वो टेक्स्ट के रूप में था, वो कहीं आपको डायग्राम नजर नहीं आया, कुछ नहीं। तो ये क्या है, वर्णनात्मक या पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, इस तरह से प्रस्तुतिकरण। तो ये प्रस्तुतिकरण हमें इतना आकर्षित नहीं करता है, यह समय भी ज़्यादा लेता है, मेहनत भी ज़्यादा लेता है और इतना ज़्यादा आकर्षक भी नहीं होता है। लेकिन इसकी खूबी क्या होती है कि इसमें हमें एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है और यहाँ पे हमें एक काबिलियत हम अपने अंदर डेवलप करते हैं कि इसके बेस पे हम सारणी या तो फिर आरेखी बनाते हैं। अब दूसरा है आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। तो सारणी, टेबल से हमारा क्या मतलब हुआ, आंकड़ों की पंक्ति और स्तंभ, यानी रोज और कॉलम। देखिए कॉलम और रोज से बना हुआ जो होता है, जैसे कि सारणी आपने देखा होगा, आपकी पुस्तक में भी है, तो इसमें क्या है, कॉलम्स दिए हुए हैं और रोज दिए हुए हैं। इस तरीके से कई कॉलम्स और कई रोज में जब आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है तो वह आंकड़ों का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि विशेषता, डाटा की जो विशेषताएं और विविधताएं हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाती हैं, ठीक है। और ये विश्लेषण की दृष्टिकोण से भी सुविधाजनक होता है। विश्लेषण करना, एनालाइज करना, तो सीधे सीधे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ जो हेडिंग लगी है उसे देखेंगे कि क्या है, और यहाँ पे जो हेडिंग लगी है उसे देखेंगे और इनका विश्लेषण कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सारणियन के प्रमुख उद्देश्य भी क्या होते हैं, इसको भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। पहला तो यह उद्देश्य है कि विशाल तथा बिखरे आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्यवस्थित क्रम से सामने लाना। दूसरा है अनुसंधान का उद्देश्य सुलभ रूप में प्रस्तुत करना। और तीसरा है न्यूनतम स्थान में तथ्यों को सामने रखना। देखिए ये कम स्थानों में तथ्यों को सामने रखता है, वर्णनात्मक रूप से तो ये बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। और अगला है सांख्यिकी विधियों के प्रयोग को सुगम बनाना। अब सांख्यिकी विधियों का जब प्रयोग किया जाएगा तो ये सुगम बनता है यहाँ से, यानी कि हम इजिली इसका प्रयोग, इसको देख करके सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब सारणीबद्ध यानी कि टेबुलर जो रिप्रेजेंटेशन है ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये हम 4 प्रकार का इसे लिख सकते हैं। जैसे एक होता है गुणात्मक, दूसरा है मात्रात्मक, कालिक और चौथा है स्थानिक। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गुणात्मक जिस सारणी में जब वर्गीकरण जो होता है गुण के आधार पर हो, जैसे सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति, राष्ट्रीयता आदि, तो इसे क्या कहेंगे, गुणात्मक वर्गीकरण कहेंगे। यहाँ पे गुणात्मक वर्गीकरण का एक उदाहरण हमने रखा है। लिंग जैसे है या सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब क्या है, गुण है, ठीक है। ये गुणात्मक रूप से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्त्री, पुरुष, ये गुण हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपको कैसा दिख रहा है, गुणात्मक वर्गीकरण के साथ इसका प्रस्तुतिकरण हुआ है आंकड़ों का। जिन तथ्यों को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है, जैसे कि आयु हुआ, कद हुआ, उत्पादन, आय, तो इस पे आधारित जो सारणी होती है वो मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाती है। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, आयु समूह वर्ष है। देखिए एक चुनावी अध्ययन हेतु तो 542 उत्तरदाताओं के का आयु के अनुसार वितरण है, तो उत्तरदाताओं की संख्या इधर दी है और आयु समूह दिया है। तो यहाँ क्या है, 20 से 30 वर्ष, 30 से 40 वर्ष के व्यक्ति, 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति, 50 से 60 और 60 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति, और ये उत्तरदाता है, ठीक है। किसी चीज की प्रश्नावली होगी तो उसका उत्तर दे रहे हैं एक चुनाव अध्ययन हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मात्रात्मक विवरण, मात्रा है, यहाँ संख्या है 3, 61, 132, ठीक है। तो यहाँ पे आयु की मात्रा इतनी है, ठीक है, इस आयु से इस आयु तक, तो यहाँ मात्रात्मक, मात्रा के रूप में इसे माप सकते हैं, वर्ष के रूप में माप सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारणी है वो मात्रात्मक वर्गीकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कालिक वर्गीकरण, इस वर्गीकरण को समय के आधार पे किया जाता है, जैसे दिन हुआ, वर्ष, सप्ताह, माह, घंटे, मतलब कुछ भी वो समय के रूप में हो, तो ये कालिक वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण में हम भारत की जनसंख्या हर 10 वर्ष में जो मापी जाती है उसे ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ष 1951 में 35.7 करोड़ थी, 1961 में 43.8 थी, 1971 में 54.6। तो यहाँ पर क्या है, वर्ष के हिसाब से हमने जनसंख्या देखी है। तो ये कालिक वर्गीकरण के कैटेगरी में आएगा। कालिक वर्गीकरण के साथ हमने यहाँ प्रस्तुत किया है आंकड़ों को।
स्थानिक वर्गीकरण की बात करें तो ये फिर वही नाम से जाहिर है कि स्थान के आधार पे, इसे स्थान के आधार पे किया जाता है। जैसे कोई गांव, कस्बा, खंड, जिला, राज्य, देश आदि कुछ भी हो सकता है। तो स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने एक उदाहरण यहाँ रखा है। देश है यहाँ पे कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और पाकिस्तान। यहाँ गेहूं की उपज है किग्रा प्रति एकड़ में। तो ये हमने यहाँ पे गेहूं की उपज को दिखाया है किसके आधार पे? स्थान के आधार पे, देशों के आधार पे। तो ये एक प्रस्तुतिकरण जो है स्थानिक वर्गीकरण के साथ होता है और ये स्थानिक वर्गीकरण का उदाहरण है। ये आपकी बुक का ही लिया गया उदाहरण है, ये आप समझ सकते हैं। इसी तरह आप अपनी बुक में जितने भी मतलब टेबल्स दिए हुए हैं, सारणी दी हुई है, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि वह किसके आधार पे हैं। स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे, कालिक आएंगे। तो एक बार आप जरूर देखिए उसे और रिपीट कीजिए कि कालिक वर्गीकरण है, स्थानिक है या फिर मात्रात्मक है या गुणात्मक है। तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें। सारणी के मुख्य 8 अंग होते हैं। सारणी की संख्या, दूसरा शीर्षक, उपशीर्षक या स्तंभ शीर्षक, अवशीर्षक या पंक्ति शीर्षक, सारणी का मुख्य भाग, माप की इकाई, स्रोत और टिप्पणी। अब ये एक एक करके आप समझिए होती क्या है। देखिए सारणी की संख्या अगर एक चैप्टर है, आपके खुद इस चैप्टर में देखिए कितनी सारी सारणियां हैं। तो सारणी की संख्या जरूरत के हिसाब से होती है कि कितनी सारणियों से वो चैप्टर समझ में आए बच्चों को, विद्यार्थियों को। तो सारणी की संख्या जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। और उसको लिखा कैसे जाता है? जैसे कि 1.2, 3.1, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक अगर टॉपिक है, मान लीजिए चौथी टॉपिक है और चौथी टॉपिक में 2 सारणियां हैं, तो 4.1, 4.2। तो ये जो है पर्याप्त होनी चाहिए जरूरत के हिसाब से। शीर्षक क्या होता है? सबसे ऊपर में होता है शीर्षक, उस सारणी का शीर्षक होना चाहिए। उपशीर्षक स्तंभ शीर्षक होता है जो कि स्तंभ में होता है, जो कि कॉलम में होता है। और शीर्षक या पंक्ति शीर्षक जो कि रोज में होते हैं। सारणी का मुख्य भाग बीच का होता है जिसमें सारे डेटाज रहते हैं। माप की इकाई, आपने देखा होगा कोई भी सारणी होती है, मान लीजिए कि धान की पैदावार या गेहूं की पैदावार, तो किग्रा प्रति हेक्टेयर या किग्रा प्रति एकड़ इस तरह से होती है। तो माप की इकाई का संकेत उसमें दे दिया जाता है ना। जैसे कि जनसंख्या है तो करोड़ में है, तो आप देखेंगे कि CR के रूप में लिखा रहता है संकेत। स्रोत, सबसे नीचे स्रोत लिखना चाहिए सारणी में कि ये कहाँ से आया। आप अपनी किताब की सारणियों में देखें तो वहाँ पे रहता है कि स्रोत कहाँ है, तो भारत मंत्रालय या फिर इस तरह से कई चीज़ें होती हैं सारणी, मतलब यहाँ से ये लिया गया है। कई चीज़ें हैं। अप्रकाशित आंकड़ा का स्रोत अप्रकाशित भी होता है, या स्रोत असेंबली इलेक्शन, पटना सेंट्रल, मतलब कई तरह के स्रोत होते हैं जहाँ से हमें आंकड़े मिलते हैं, उनका भी वर्णन करना होता है। टिप्पणी, लास्ट में हम फुटनोट देते हैं। भाई फुटनोट का मतलब होता है अगर कोई चीज़ विषय वस्तु की विशिष्टता के बारे में व्याख्या नहीं की जा सकती तो वहाँ हम स्टार लगा के या एरो लगा के फुटनोट सबसे नीचे देते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक सारणी का उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ऊपर तो मुख्य शीर्षक होता है, शीर्ष टिप्पणी इसे कहते हैं, टाइटल, और नीचे कैप्शन होता है, मतलब उपशीर्षक क्या होता है ना, उसका उपशीर्षक भी हो सकता है सारणी का। उसके बाद अनुशीर्षक, ये जो अनुशीर्षक है पंक्ति शीर्षक कहलाते हैं, ठीक है। और फिर स्तंभ शीर्षक ये कॉलम में होंगे, और योग यहाँ पर होता है और योग यहाँ पर। इन दोनों का जो योग है एक सेम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों रूप से जब योग किया जाए ये क्रॉस चेकिंग हो जाती है इसकी, और ये योग जो है वो दोनों तरफ से करने पर एक बराबर, इधर से भी जोड़ने पे 350 है, इधर से भी जोड़ने पे 350 है। तो योग जो होता है वह यहाँ पे बराबर होगा तो सारणी कंप्लीट होगी। मुख्य भाग क्या है? ये है, यहाँ पे पूरी आंकड़े जो है वो यहाँ पे सारणीकृत किए जाते हैं, ठीक है। सबसे नीचे है फुटनोट, व्याख्यात्मक टिप्पणी, स्रोत, टिप्पणी की स्रोत कहाँ से आया है और व्याख्यात्मक, और नीचे नंबर, सारणी संख्या दी गई होती है। तो इस तरीके से एक ये उदाहरण आपके सामने है कि सारणी कैसी होती है। तो सारणी का ये जो रूप है अगर आपके एग्जाम में भी आता है तो आप इसको बना करके बता सकते हैं। यहाँ पे एक दो बातों का और ध्यान रखना चाहिए कि सारणी में जहां तक संभव हो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। जो पंक्तियों की संख्या ये अधिक हो तो अच्छा रहता है। सारणी में अनावश्यक जानकारी भी नहीं देनी चाहिए कि उलफजुल सब भर दिया इसमें, है ना। इससे क्या होता है ये जटिल हो जाएगी, समझने में आसान नहीं रहेगी। और अनुशीर्षक, उपशीर्षक तथा उपशीर्षक में शीर्षक की व्यवस्था जहां तक संभव हो कैसे होनी चाहिए, उसकी जो उसका जो क्रम है वो समयोपरि, यानी कि समय के
हिसाब से, परिमाण के हिसाब से और भौगोलिक होना चाहिए। ठीक है, ये क्रम होना चाहिए इसका, तो सारणी अच्छी होती है। ये तो बात हुई आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण की। आगे है आरेखी प्रस्तुतिकरण, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेरा पर्सनल मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी तो आज इस वीडियो का द एंड यहीं करते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो चैप्टर 4 है, इसका सेकेंड पार्ट मैं रिलीज़ करूँगी। उस वीडियो में मैं आरेखी प्रस्तुतिकरण को ही कवर करूँगी और उसके साथ ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई लाल जो बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी आपकी अगर कोई और डिमांड है, कोई चैप्टर कठिन लग रहा है या फिर आपको लग रहा है पहले उसका वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई तो देती हूँ, और फिर आपके जो सजेशंस होते हैं उस पर भी मैं काम करती हूँ। तो कमेंट्स करना नहीं छोड़िएगा, आपका कमेंट्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।